हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आदित्य पांडे और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। पिछले दो लेक्चर में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझे और कवर करा, जिनमें से एक टॉपिक था हमारा हाइब्रिडाइजेशन एंड हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन के साथ हमारा मेन एक फॉर्मल चार्ज करके। इस पे ज्यादातर क्वेश्चंस हमने कल सॉल्व करे थे। तो मैं अभी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने पिछले दो लेक्चर्स देख के हाइब्रिडाइजेशन और फॉर्मल चार्ज के सवाल अच्छे से कर लिए होंगे। क्लास स्टार्ट होने से पहले इस पे हम थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करेंगे ताकि आज हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, क्योंकि आगे के हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चंस अगर आपने ये पार्ट अच्छे से समझ लिए तो आप खुद भी कर सकते हैं, और हमने पिछले दो क्लासेस में भी वो अच्छे से सीखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सॉल्व कर रहे थे ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस और हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 40 तक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 41st क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन, अब जहां आप सभी को याद है, हाइब्रिडाइजेशन में हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी। एक तो था हमारा स्टेरिक नंबर, ठीक है, स्टेरिक नंबर जो कि बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे थे नंबर ऑफ बॉन्ड्स टाइप चीज। तो जैसे हमारा अमोनिया था जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, राइट, और ये दो इसके लोन पेयर होते, तो हमने इसको ऐसे बना दिया कि हमने यहाँ E माइनस का बॉन्ड टाइप दिखा दिया, यहाँ एक H, यहाँ एक H और यहाँ एक H। फिर हमने क्या करा, फिर हमने कैलकुलेट करा, 1 2 3 4 बनाया, राइट। तो फिर हमारे अमोनिया का स्टेरिक नंबर जो है वो हमने 4 बना दिया था। फिर हमने एक रिलेशन डिराइव करी थी स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन के बीच में, और स्टेरिक नंबर स्टार्ट होता है 2 से, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 7 भी होता है, लेकिन हम जनरली 6 तक ही यूज करते हैं। 2 पे जब स्टेरिक नंबर 2 होता है, हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। 3 पे होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 4 पे हमने sp3 देखा था। 5th हमने देखा sp3d और 6th में हमने देखा था sp3d2। ये तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ हो गया था, ठीक है। उसी के साथ हमने देखे थे दो तीन केसेस इसके, कि जब हमारे स्टेरिक नंबर 2 है, मतलब बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर्स हैं, 2 है, तो उसका क्या शेप होगा, जैसे यहाँ लीनियर हो जाएगा। जब 3 है, 0 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्रिगोनल प्लेनर, राइट। तो ऐसे चीजें मैंने ये पूरा जो टेबल है, अब मैं फिर से ये टेबल नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये टेबल बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा। पिछले दो लेक्चर में मैंने ये पूरा टेबल आधा आधा करके आपको बता दिया था। पहले वाले लेक्चर में मैंने 4 तक बताया था, फिर अगले वाले लेक्चर, दूसरे लेक्चर में मैंने 5 और 6 का पार्ट ये टेबल का दे दिया था। तो इसके बाद आपके पास अब वो पूरी टेबल होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हमने देखा था फॉर्मल चार्ज वाला क्वेश्चंस। तो फॉर्मल चार्ज वाले क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं करा था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ दिया था जो कि फॉर्मल चार्ज का था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेंट्रल एटम में माइनस, फिर हमने पढ़ा था कितने लोन पेयर्स हैं और हाफ इनटू कितने बॉन्ड पेयर्स बने हैं। इस फॉर्मूला को यूज करके हमने हमारा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर दिया था। थोड़ा सा हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी यानी कि MOT के अंदर देखा था, और हमने दो तीन चीजें कंक्लूड करी थी जो कि बेसिकली इसका थियरी टाइप ही है। कि पहले तो MOT क्या है, एटॉमिक नंबर 20 से कम या इक्वल टू के एलिमेंट्स में काम करता है। और दूसरी चीज, जब एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा हो जाता है तो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हमारे सिग्मा 2pz एंड पाई 2px, ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों का पोजीशन चेंज हो जाता है। अभी हम देखेंगे आज के क्वेश्चन है कि कैसे एग्जैक्टली क्या सीन होता है इसमें। तो ये तो हमने पढ़ दिया था कल के लेक्चर तक, मतलब पिछले दो लेक्चर्स में। आज अगर हम देखें, तो अगर हम स्टार्ट करें, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स, जो कि हमारा 41st का फर्स्ट क्वेश्चन है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स व्हाइल आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स। तो अब अगर मैं बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से, राइट, ओवरलैपिंग से। मान लो ओवरलैपिंग से, ये हमारा कार्बन है, कार्बन का ये ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज,
ये कोई हाइड्रोजन है, तो ये ओवरलैपिंग जो ये ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल मान लो, ये कार्बन का पी ऑर्बिटल मान लो। इस ओवरलैपिंग के तहत जो ये ओवरलैपिंग यहाँ हो रही है, इसके एक दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ग्रीन से कर देते हैं। इस ओवरलैपिंग के तहत हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब जब ओवरलैपिंग होता है तो ओवरलैपिंग के डायरेक्शंस भी बन सकते हैं, है ना, क्योंकि एक ओरिएंटेशन, जिस ओरिएंटेशन से हमारे ये दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं वो बेसिकली डायरेक्शन डिपेंड करवा सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड्स हैं। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आयोनिक बॉन्ड तो सीधे इलेक्ट्रॉन, वो अपने दोस्त को इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो अच्छा एक बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे के साथ, और इसीलिए वहां पर कोई डायरेक्शन का सीन होता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें हम, अगर 41st का सेकंड क्वेश्चन, 41st का सेकंड क्वेश्चन हमें क्या पूछता है? वाटर मॉलिक्यूल बेंट है एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है। तो अगर हम याद करें, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर था हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, और वो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर थे, राइट। सिमिलरली अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये था। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हो वाटर में लोन पेयर हैं, राइट। इस लोन पेयर के बीच में जो हमारा कलर ये वाला, इस लोन पेयर और इस लोन पेयर के बीच में हम देख सकते हैं हो सकता है रिपल्शन। ये रिपल्शन क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है डिस्टॉर्शन, स्ट्रक्चर पे डिस्टॉर्शन कॉज करता है ना। और इसी डिस्टॉर्शन को वो अवॉइड करने के लिए अपना शेप ऐसे बना देता है ताकि ये रिपल्शन फेस ना करे। तो वाटर का शेप हम इसीलिए बेंट देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में एक तो एसिड कोई रिपल्शन प्रेजेंट है नहीं, है ना, और हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो ये है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड में एक ही पॉसिबल है, लीनियर, राइट। इसीलिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर में मिलता है हमेशा, ठीक है। इथाइन मॉलिक्यूल इज लीनियर, 41st का थर्ड वन। तो इथाइन मॉलिक्यूल ये रहता है ट्रिपल बॉन्ड C और H, राइट। अब 2-3 चीजें यहां पर हैं जो इथाइन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, तो वो यहां पर हम रेड से लिख देते हैं। तो पहली चीज ये है कि इथाइन में हमें हमेशा 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। इथाइन में हमेशा 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहते हैं और एक अपना हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो किस में हाइब्रिडाइज्ड होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड में होता है। तो बेसिकली सीन क्या होता है हमारे में? इथाइन में ऐसा है, एक कार्बन के एक हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ये एक मान लो उसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और उसके बाकी ये 2 हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। डायग्राम थोड़ा करना माना है लेकिन एडजस्ट कर लेना। ये हम फिर दूसरा कार्बन अगर देखें, दूसरा कार्बन कैसा? ऐसा सेम स्ट्रक्चर इसका होगा और ये ऐसे होंगे, ठीक है। अब मान लो हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन ये ब्लू कलर का है। तो अब इसमें क्या होता है? हमने पहले बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसका, जो रेड कलर का है, ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर के हैं ये इनके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करते हैं? वो ओवरलैप कर लेते हैं पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, और क्योंकि 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं इसीलिए हमें यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं। और सिमिलरली ये दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली यहाँ ओवरलैप कर देने, जो हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो ये हमें एक सिग्मा बॉन्ड दे रहा है यहाँ पर, है ना, ये हमें एक सिग्मा बॉन्ड दे रहा है। और ऊपर से आप देख सकते हो हाइड्रोजन भी यहां पर इधर ओवरलैप होगा और ये वाला हाइड्रोजन इधर ओवरलैप होगा। सीन क्या है, मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप अब ये कॉर्नर पे फोकस करोगे
तो हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल आ रहा है और कार्बन का एक p ऑर्बिटल आ रहा है, और ये दोनों हाइब्रिडाइज होके हमको sp हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। क्योंकि ये हमको sp हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, इसीलिए इसका शेप है लीनियर। ठीक है, तो इथाइन मॉलिक्यूल लीनियर क्यों है? क्योंकि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, कार्बन का एक p आ रहा है और हाइड्रोजन का एक s ओवरलैप हो रहा है, और दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं इथाइन में जो हमारे पाई बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। यही रीजन भी है कि जब हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड लो, तो इसीलिए मैं बोला हूं आपको पिछले लेक्चर्स में, जब भी ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो दो पाई बॉन्ड्स और एक सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों मान के चलो। ठीक है, अब हम आते हैं 42nd क्वेश्चन पे। तो 42nd क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, व्हाट इज एन आयोनिक बॉन्ड विथ टू सुटेबल एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन आयोनिक एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो एग्जांपल मैं एक में ही समझाऊंगा। मतलब हम ले लेते हैं NaCl आयोनिक बॉन्ड करने के लिए, और हम ले लेते हैं यहां पर Cl2 कर लेते हैं। Cl2 को मैं ले रहा हूं आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझाने के लिए। तो आयोनिक बॉन्ड का क्या सीन है? आयोनिक बॉन्ड्स में बॉन्डिंग में आयोन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए वो उसका नाम भी आयोनिक बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या सीन है? कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयर। ठीक है, तो क्लोरीन का अगर मैं यहां पर स्ट्रक्चर बनाऊं और इसके खाली वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाऊं, तो क्लोरीन में 7 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्लियरली अगर यहां पर मैं एक और क्लोरीन बनाऊंगा जिसका भी सेम 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होगा वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, राइट, 4 7, तो क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे। तो इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और हमें एक कोवेलेंट बॉन्ड मिल जाता है। ठीक है, NaCl का अगर देखें तो Na में क्या होता है, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पहले तो Na प्लस बन जाता है, और इसी तरह क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बन जाता है। अब क्या होता है, ये जो Na प्लस है ये आता है हमारे Cl माइनस के साथ, ये एक आयन है, ये एक आयन है, ऑपोजिट चार्जेस के आयन है, तो ये एक दूसरे के और करीब आके NaCl बना देते हैं। आयन्स की वजह से ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है, तो ये हो जाता है एक आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ये हो जाता है एक आयोनिक बॉन्ड। एक चीज याद रखिए, हमारा ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये फॉर्म होता है नॉन मेटल्स के बीच में, और हमारा ये जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है ये यूज होता है जब हमारा एक मेटल और एक नॉन मेटल आ जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का, और एग्जाम्पल में मैंने NaCl और Cl2 लिया है। ठीक है, अब आयोनिक कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें, जो कि हमारा 43rd क्वेश्चन बोलता है, तो ये सिंपल सी चीज है, जिन दो एलिमेंट्स, मान लो हमारे A और B के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, मैं बोल रहा हूं अज्यूम कर लो। ठीक है, अब ये आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, ये जानने के लिए हम क्या निकालेंगे, A और B के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में ज्यादा होगा तो फिर ये आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो अब हम अगर देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्लोरीन और हाइड्रोजन के उसमें होगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है कार्बन। ये हमारा पीरियोडिक टेबल था, और फिर कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है और नियोन आ जाता है, राइट। तो याद है अगर आप लोगों को, जो कि होना चाहिए। अब हम अगर इस तरफ जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और हाइड्रोजन का ही यहाँ पर है हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो इनका डिफरेंस ज्यादा कहाँ, सबसे कम किधर है, कार्बन और ऑक्सीजन का, सबसे ज्यादा है फ्लोरीन।
तो इसका ऑर्डर होगा CH। CH के बाद हमारा, CH के बाद क्या आता है, CH के बाद आता है NH, NH के बाद आ जाता है OH और OH के बाद आ जाता है FH। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 44th क्वेश्चन पे। 44th क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है एक्सप्लेन वाई CO3 2 माइनस, यानी कि हमारा कार्बोनेट आयन जो है कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। तो कार्बोनेटेड आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है उसका स्ट्रक्चर, है ना। अगर आप ठीक से गौर करोगे तो रेजोनेंस पॉसिबल है। मैं नेम नंबरिंग कर लेता हूं 1, फिर मैं यहाँ कर लेता हूं उसे 2 और यहां बना देता हूं इस ऑक्सीजन को 3। अब मैं अगर दिखाऊं तो ये अगर इधर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, इससे हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि होता है यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये O माइनस, यहाँ पर ये O डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर ये O माइनस है। और क्या चार्जेस है इसमें, ये हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन था, ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन था, ये हमारा तीसरा ऑक्सीजन था, राइट। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब अगर मैं ये वाला ले आता यहां पर और ये वाला फिर इधर आ जाता, राइट, तो फिर क्या होता है, फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है यहां पर। और वो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, यहां पर हमारा जो C है O है और यहां पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहां पर O माइनस आ जाएगा और ये भी O माइनस बनेगा। तो आप देख सकते हो 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है रेजोनेंस के वजह से, राइट। और रेजोनेंस प्रेजेंट है इसीलिए 3 अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 3 अलग कार्बन पे वो डबल बॉन्ड जा रहा है। अगर हम इसको भी नंबर करें, ये होगा 1, ये होगा हमारा 3 और ये होगा हमारा 2, राइट। तो ये हमें क्या देगा, अगर हमें इसका फाइनल स्ट्रक्चर इसका क्या आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से वो एक हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर आएगा जो कि होगा ये ऑक्सीजन और इसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा, राइट। इसीलिए ये सारे बॉन्ड लेंथ जो है ये इक्वल होते हैं, हमने ये भी पढ़ा था, राइट, ये इक्वल होते हैं, ये एनसीईआरटी में भी दिया था। तो यही रीजन है कि एक लुईस स्ट्रक्चर से CO3 2 माइनस का काम नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो रेजोनेंस है उसमें, और हम अगर देखें हमने साइंटिफिकली ये ढूंढा है कि CO3 2 माइनस में लेंथ ऑफ CO बॉन्ड्स के सारे लेंथ सेम होते हैं, इसीलिए यहां पर हम यूज करते हैं वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 ये वाला कंपाउंड दिया है, ठीक है, और यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है। अब बोल रहा है प्रेडिक्ट द कार्बन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन बिलो। तो इस कंपाउंड का हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स। सिग्मा पाई बॉन्ड्स के हमने रिवीजन में भी हमने हर बार ये देखा है एक चीज, सिंगल बॉन्ड है तो खाली एक सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है ना। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। ये हमने आज ही देखा था इथाइन वाले एग्जाम्पल में जब हमने सॉल्व करा था, ठीक है। और हमने देखा था स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर लो, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स तो आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, एक इधर एक इधर, इस कार्बन का स्टेरिक नंबर 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। इसके लिए एक इधर एक इधर, इसका भी स्टेरिक नंबर 2 है तो ये होगा sp। एक इधर एक इधर एक इधर, ये होगा हमारा sp2 क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर कितना है, 3 है। ये देखो 1 2 3 4, इसका स्टेरिक नंबर 4 है तो ये sp3 है। सिमिलरली ये वाले का वापस होगा sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन का स्टेरिक नंबर से हमने कर दिया खत्म। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लीनियर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। तो ये वापस एक हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है। आप बेसिकली इसके स्ट्रक्चर बना दो, फिर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो इसका क्या होगा, बेंट होगा, तो ऑब्वियसली ये लीनियर नहीं है।
इसी तरह HOCl भी नॉन लीनियर होगा, BeCl2 लीनियर होता है, Cl2O नॉन लीनियर होगा, तो खाली BeCl2 जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है एग्जाम्पलर लेवल के लिए, ठीक है। तो यहां पर 3 कंपाउंड है हमारे पास, X, Y और Z। हमें ये बोला है X हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं इसको लगभग अगर मानू कार्बन की तरह मान सकता हूं। Y हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला है तो मैं इसको लगभग नाइट्रोजन मान सकता हूं या फॉस्फोरस मान सकता हूं, ठीक है। एंड Z हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मैं किसी फ्लोरीन, क्लोरीन इसको मान सकता हूं टेक्निकली। अब मॉलिक्यूलर, जब एक हाइड्रोजन एटम उनके पास आता है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म बाय दीज एलिमेंट्स इंडिविजुअली विद हाइड्रोजन। तो हमने CH, कार्बन और हाइड्रोजन क्या फॉर्म करता है, CH4, राइट। कैसे फॉर्म करता है, X ही बनाता हूं मैं यहां पर, X का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, X का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, X का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, X का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मान लो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, तो ये XH4 बना रहा है। इसी तरह ये हमारा PY5 बनाएगा और ये हमारा सॉरी P मतलब फॉस्फोरस, राइट, मतलब ये बनाएगा YH5 हमारा, और ये बनाएगा हमारा ZH7, ZH7। लेकिन क्या ZH7 एक्चुअली में बनेगा, अगर हम ये सोचे ZH7 पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में फिर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आयोनिक, तो ये ZH7 नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, ZH बनेगा, HCl बनेगा वो, ठीक है। Which of these will have the highest dipole moment, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, डाइपोल मोमेंट वही होता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें होता है, HZ। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड होता है, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे और क्या डिपेंड होता है, नेगेटिविटी डिफरेंस, और क्या डिपेंड होता है, डाइपोल मोमेंट भी डिपेंड होता है इसमें, ठीक है। हमने 2 देखे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल एंड नाइट्रेट आयन, क्वेश्चन नंबर 48 जो है हमारा अब, ठीक है। तो ओजोन मॉलिक्यूल का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो ओजोन का स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड O1- बनता है यहाँ पर, राइट। तो ये क्या होगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, राइट, ये वाला चार्ज इधर आएगा, तो ये क्या देगा मेरे को, डबल बॉन्ड O, और इसका फाइनल हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर मेरे को बनाना है तो वो कैसे बनेगा, ये मेरे 3 ऑक्सीजन है जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड हमेशा है, और हाइब्रिड, और ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसका, ठीक है। अब आते हैं हम नाइट्रेट आयन पे। तो नाइट्रेट आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, तो यहाँ एक माइनस होता है, यहाँ एक माइनस होता है। अब सेम लॉजिक आप यहां पर भी लगाओ, तो इसके भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, आप बना सकते हो, ठीक है। एक इधर ये आएगा, एक इधर आएगा, और एक यही है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसमें। नेक्स्ट 49th क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन है और हमने हाइब्रिडाइजेशन के इनफ क्वेश्चंस कर लिए पिछले 2 क्लासेस में और अभी भी। फिर आते हैं हम 50th क्वेश्चन में, ऑल द CO बॉन्ड्स इन कार्बोनेट आयन आर ऑफ इक्वल लेंथ, एक्सप्लेन। तो अगर मैं यहाँ पर हमारा कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर खोलूं, ये जो है हमने देखा था कि कार्बोनेट आयन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस के चलते यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं 3 अलग स्ट्रक्चर, है ना, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं ये एक ही चीज एटम का। तो क्या होगा, इन द एंड हमें इनका एक कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि हम बोलते हैं
हमारा फाइनल स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्योंकि डबल बॉन्ड हर एक ऑक्सीजन एटम में बना है, इसीलिए तीनों कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ जो हैं वो इक्वल में आएंगे। ठीक है, ओके। तो रीजन क्या है सीओ बॉन्ड्स इन कार्बोनेट एटम्स की लेंथ इक्वल होने का? रीजन ये है कि रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की वजह से एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें हर बॉन्ड में सेम स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि डबल बॉन्ड हर एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पे बना है। नेक्स्ट हम 51st क्वेश्चन अगर देखें, व्हाट इज मेंट बाय एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन एक कंपाउंड ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं मीथेन। ठीक है, अब हम पहला हाइड्रोजन निकालने जाएंगे। मान लो, इतना रियलिटी में नहीं होता होगा, मान लो अगर हम इसे 1 जूल एनर्जी दे दे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये बन जाएगा सी ये, और यहां एक माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन H+ के टर्म्स पे निकल गया है। अब अगर मैं देखूं, ठीक है, यहां पर एक चार्ज आ गया है ना, एक चार्ज आ गया है, तो इस कार्बन में जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है, क्या टर्म यूज किया मैंने टर्म यूज किया इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट। जो इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया है अब, है ना। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, वहां अब थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा, फिर ये हाइड्रोजन चला जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज होगा, फिर ये हाइड्रोजन चल जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज होगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो चेंज होते रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये चारों में जितना लगता है ना एनर्जी, एंथैल्पी हाइड्रोजन निकालने का, हम उन चार को ले लेते हैं। मान लो एनर्जी 1, एनर्जी 2, एनर्जी 3, एनर्जी 4, 4 एनर्जी लगे, हम इसका एवरेज ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं ताकि फिर हमें एक स्टेबल नंबर मिल जाए, एक ऑल्टरनेटिंग नंबर नहीं मिलेगा। इस नंबर को हम बोल देते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोल देते हैं हम इसको, बोल देते हैं हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हो गया। तो कभी कभी जब वो क्वेश्चन में तुम्हें बॉन्ड एंथैल्पी नाम दिखे, हो सकता है वो बात कर रहे हो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इन एथेनॉल, जिसका स्टार वो दिया है, और वाटर C2H5OH एथेनॉल है, और ये क्या होगा, ये बनेगा हमारा OH खाली, राइट। अब देखो वाटर है, सो H2O है, H2H बना देते हैं इसको। अब मान लो ये हाइड्रोजन जाए, ये हाइड्रोजन जाए, अब यहां पर O पे क्या लगा है, फिर C2H5 लगा है, और वाटर के केस में O पे क्या लगा है, OH लगा हुआ है। अब क्योंकि OH लगा हुआ है और यहाँ C2H5 है, तो इस ऑक्सीजन के अराउंड जो हमने वर्ड बोला था इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, इन ऑक्सीजन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो क्या है, वो है अलग, वाटर के केस में और C2H5 के केस में। अब क्योंकि यहाँ एनर्जी एनवायरनमेंट अलग है दोनों के बीच में, इसीलिए हमारे ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं एथेनॉल और वाटर, इनके बीच का बॉन्ड एंथैल्पी जो है अलग अलग है। ओके, क्लियर। 52nd क्वेश्चन, अब ये वापस एक नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन मैच है। ठीक है, इसमें आप क्या करो, इसमें पहले वो स्ट्रक्चर बना लो और फिर देख लो किस चीज का ये मैप हो रहा है, किस चीज से। मैंने आपको स्टीरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन के बीच का टेबल दिया था, जो कि मैंने यहां पर स्टार्ट में इस क्लास के में भी दिया था, ये रहा। और मैंने इससे पहले आपको दे दिया था स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में
ऐसे बॉन्डिंग के बॉन्ड बॉन्ड एटम्स और लोन पेयर्स में कैसे आप स्टेरिक नंबर यूज होके क्या शेप आता है। तो शेप के बारे में तो आपको बात करना नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर आपको देखना पड़े कि कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं, स्टेरिक नंबर बनाना पड़े, और फिर आपका कंपाउंड का आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको आंसर अगर मेरे को बताना है तो मैं लिख देता हूं आंसर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है कि अब ये वाला आपको आता है। तो 52nd क्वेश्चन है ना ये, देख दीजिए। हाँ, तो SF4 मैप होता है sp3d से मैप होगा ये। ठीक है, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के सिमिलर है, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 ऐसा आता है इसका स्ट्रक्चर। स्टेरिक नंबर कितना है इसका? 5 है। स्टेरिक नंबर 5 में sp3d आता है। सिमिलरली अगर मैं देखो IF5 है, तो IF5 आयोडीन 7 होते हैं, 7 में 5 चले गए, तो ये बनेगा sp3d2। ठीक है, उसी तरह NO2 प्लस मेरा होगा sp, और NH4 प्लस ये तो हमारा होता है sp3। ठीक है, अगले उसमें आता है फिर से ये ज्योमेट्री का, ये भी एक हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन हम स्किप कर लेंगे, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे खासे कर लिए, तो हम इसे अभी स्किप कर लेंगे। 54th क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर। तो हमने बॉन्ड ऑर्डर क्या पढ़ा था? बॉन्ड ऑर्डर हमने पढ़ा था नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ये हमने पढ़ा था, ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पिछले क्लास लेक्चर में। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है NO का बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपको अगर ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाना नहीं आते तो अब हम क्या करेंगे? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो NO के केस में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। CO के केस में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। O2 माइनस एंड O2 के केस तो ये तो दोनों आपके MOT से आप प्राप्त कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट आप ये भी MOT से कर सकते हो। तो मैं बोल रहा था हमने हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हम H बॉन्डिंग देखते हैं, दिखता है हमें, क्योंकि इनके बीच में क्या हाई है? इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है। फिर हम ओजोन में हमने रेजोनेंस देखा, हमने यही पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले हमने देखा था, ये देखिए ओजोन के बीच का रेजोनेंस देखा था हमने। कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड पे अगर आए तो LiAlH4 में Li और F इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन और जो H2 बचा है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आपको पता करना है कौन से हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप देख ले। आदित्य, नेटवर्क इशू की वजह से आपकी वॉइस आ रही है जा रही है। जब 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 0 लोन पेयर होते हैं। आदित्य एक सेकंड, वो आदित्य कुछ नेटवर्क इशू की वजह से ना वो क्वेश्चन में बीच बीच में आवाज आ रही है और फिर जा रही है, आ रही है जा रही है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो इस वाले क्वेश्चन को प्लीज एक बार कर दोगे फिर से? ठीक है सर, करता हूं मैं, प्लीज। क्या कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है क्या मैम? हाँ सर, यहाँ पर वो वाईफाई दिक्कत देता ही है थोड़ा, हॉटस्पॉट भी अच्छे से आता नहीं है तो। अच्छा, कोई नहीं, वो ना अभी बस इसी वाले क्वेश्चन में क्या हुआ ना, आवाज चली गई थी फिर आ गई। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, फिर से करता हूँ। ओके, तो 56th क्वेश्चन हम कर रहे थे। 56th क्वेश्चन में मैं बोल रहा था आपको पता है स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ शेप कैसे निकाले। तो स्टेरिक नंबर का जो पहला केस है, यानी कि स्टेरिक नंबर जितने हो उतने बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर 0, राइट। उस केस में जो हमारा शेप आता है, जैसे इसमें क्या आता है, इसमें ट्रिगोनल प्लेनर आता है, वो ही इस हाइब्रिडाइजेशन का मेन ज्योमेट्री है। ठीक है, तो अगर हमें मैच करना हो, अब हम क्या करेंगे,
हम मैच करेंगे इनको sp2 3, ठीक है। sp2 में स्टेरिक नंबर होता है 3 और 3 में 3,0 में ट्रिगोनल प्लेनर आता है, यानी कि वो ट्रिगोनल से मैच होगा। सिमिलरली sp पे क्या होता है, sp पे आता है हमारा स्टेरिक नंबर 2,0, वो लीनियर होता है। sp3 में हमारा आता है स्टेरिक नंबर 4 और स्टेरिक नंबर 4 में क्या शेप आता है, 4,0 पे टेट्राहेड्रल। तो इस केस में टेट्राहेड्रल जो है वो वैल्यू होगी हमारी। अब आते हैं हम असर्शन और रीजन टाइप्स में। ओके, तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस जो हैं ये बेसिकली होते हैं कि हमें एक असर्शन दिया, एक स्टेटमेंट दिया है और हो सकता एक रीजन दिया है। अब रीजन अकेले में अपने आप करेक्ट होगा, असर्शन अकेले अपने आप करेक्ट होगा, लेकिन ये गलत भी हो सकते हैं। और लेकिन मेन चीज आपको ये भी देखनी है कि क्या ये जो रीजन दिया है ये इस असर्शन का करेक्ट रीजन है। तो अगर हम 57 क्वेश्चन देखें, सोडियम क्लोराइड फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन सोडियम मेटल इज अ स्टेबल कंपाउंड। तो सोडियम क्लोराइड तो एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है, हम जानते हैं NaCl तो यूज करा है हमने, और वो एक अच्छा आयोनिक कंपाउंड भी है। तो सोडियम क्लोराइड आयॉन्स एक्वायर ऑक्टेट इन सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन, ये भी करेक्ट चीज है अपने आप में। तो हम देख सकते हैं जो हमारा असर्शन है वो ट्रू है, रीजन है वो ट्रू है। अब हमें देखना है कि क्या इस असर्शन का यही रीजन दिया गया है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि राइट, और क्योंकि आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है, एक दूसरे के ऑक्टेट कवर होने से। ये जो रीजन है ये इस असर्शन के लिए एक बिल्कुल करेक्ट रीजन है। इसीलिए हमारा जो ये ऑप्शन ए है, A and R both are correct and R is the correct explanation of A, ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगले वाले पे अगर हम आए तो अगला वाला क्या बोल रहा है, थ्रू द सेंट्रल एटम ऑफ बोथ NH3 and H2O molecules, though the central atom of both NH3 and H2O molecules are sp3 hybridized, yet N is greater than that of HOH। अब यहां बात करते हैं, ठीक है। तो NH3 का स्ट्रक्चर बना देते हैं हम। यहां पर NH3 का क्या स्ट्रक्चर होगा ये बना देते हैं ग्रीन वाले से, NHHH, और ये हो गया इस पे लोन पेयर। सिंपल सी बात है। उसी तरह अगर हम देखें वाटर का यानी कि H2O का, तो ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के होते हैं 2 लोन पेयर। ठीक है, तो ये वो है। अब यहां पर हमें बोल रखा है कि जो NH3 इसमें ज्यादा है और को आते ये दूर जाते हैं, बेंड शेप देता है, इसीलिए जो ये एंगल बनता है ये कम हो जाए। ओवरऑल लॉजिक ये है क्यों, लेकिन इतना रिपल्शन जितना वाटर में फेस होता है वो NH3 के केस में फेस नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो हमारा H2O के लिए कम है और हमारे NH3 के लिए ज्यादा है। ठीक है, ये लॉजिक है हमारा। The bond angle for ammonia is greater than the bond angle of H2O। अब assertion मतलब करेक्ट है। रीजन देखिए, दिस इज बिकॉज द नाइट्रोजन एटम हैज 1 लोन पेयर और ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर्स, जो कि करेक्ट है। तो रीजन अपने आप में करेक्ट है, असर्शन अपने आप में करेक्ट है। अब हमें देखना है कि रीजन इस असर्शन का करेक्ट रीजन है कि नहीं है, जो कि करेक्ट रीजन है। मैंने भी यही बताया अभी आपको, राइट। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो रीजन है ये इस असर्शन का एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, 59th क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, so among the 2 OH bonds in water molecules, the first OH bond and the other OH bonds is the same। तो याद करो जब हमने पढ़ा था एक चीज जिसका नाम था एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। जब हमने एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बात करा था तो मैंने बोला था कि जब ये है, एक हाइड्रोजन निकालने में जितना हाइड्रोजन एनर्जी चाहिए होगा वो दूसरे हाइड्रोजन निकालने में नहीं, उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी।
जितना एनर्जी यहाँ लगा, मान लो J1 एनर्जी लगा और यहाँ J2 एनर्जी लगा है, तो J2 मोस्ट लॉजिकली J1 से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के अराउंड जो हमने इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट देखा था, ऑक्सीजन के अराउंड का जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल अलग चेंज हो जाता है। यहाँ पर कुछ और है, फिर वो यहाँ कुछ और हो जाता है ना। इसीलिए हमारा ये जो एनर्जी होता है और ये एनर्जी होता है, ये दोनों एनर्जी अलग होते हैं, सेम नहीं होते। मतलब हमारा असर्शन जो दिया है वो गलत दिया है, ठीक है। अब रीजन तुम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के अराउंड एनर्जी सेम, बिकॉज ये एनर्जी पढ़े तो दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अराउंड ऑक्सीजन इज द सेम इवन आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ वन OH बॉन्ड, जो कि गलत है। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो इस केस में हमारा रीजन भी गलत है। तो हमारा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, जो बोलता है बोथ A एंड R आर फॉल्स। ठीक है, बोथ A एंड R आर फॉल्स। अगले वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, अगले 8 वाले क्वेश्चन में। अगले 8 क्वेश्चन जो है अच्छे से हम अगले लेक्चर में ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके।